पास पड़ा है क्या? आपको मैंने पहले इसके नोट्स दे रखे हैं ना बच्चे, इस चैप्टर के नोट्स आपको मैंने भेजे थे, याद करो। डेफिनेटली किसी ना किसी के पास पड़ा होगा, आपके फोन में स्टोर होगा। एंड आई नीड द नोट, क्योंकि मुझे बाकी फर्दर बच्चों को भी देना है आगे, ठीक है। वो आपके सीनियर्स के नोट्स थे जो मैंने उनको प्रॉपर लिखवाए थे कॉपी में। तो देखना अगर आपके पास किसी के पास नोट्स पड़ा है, कल भी मैंने कहा था ढूंढ लेना एक बार कि किसी के पास अगर नोट्स पड़ा है तो मुझे सेंड कर देना। एंड प्रणव को वैसे तो मैं यहाँ पे देखो पूरा आपको रिवाइज करवा रही हूँ, फिर भी क्या होता है ना, ये रिवीजन चल रहा है, हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो रिवीजन में कई बार ऐसा होता है कि रिवीजन के टाइम में छोटे मोटे कोई अगर चीज छूट जाती है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रणव को भी नोट्स चाहिए, किसी के पास अगर है तो ग्रुप में डाल देना नोट्स, ठीक है। क्योंकि वो जो नोट्स बनाया गया था बेहतरीन बनाया गया नोट है पूरा। बच्चों ने खुद, आपके सीनियर्स बच्चे ने उस नोट्स को, मैंने उनको डिक्टेट करा था प्रॉपर, वो लिखा था प्रॉपर उसको, ठीक है। तो चलते हैं जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। और रूल क्या कहता है, किसी भी, इसका एक रेट होगा, चलो इसका रेट ले लेते हैं। इसका रेट क्या बनेगा, इसका रेट क्या लिखते हैं हम, माइनस डी आर बाई डी, रेट इज माइनस डी आर बाई डी टी। रूल क्या कहता है, दिस रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। दिस रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं है रिएक्शन रेट का। किसके साथ रिएक्शन रेट का रिलेशन होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। हम इसे क्या लिखते हैं, सिंपली अगर हम डिनोट करते हैं तो के, और ये जो मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है रेट का, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें क्या होता है, a टू द पावर a, अच्छा हम यहाँ पे आपको बताती हूँ, x एंड b टू द पावर y। अच्छा यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स A है, नंबर ऑफ मोल्स B है यहाँ पे, पर मैंने X और Y क्यों लिया, ये भी थोड़ा आपको बता देती हूँ। ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना, तो क्यों बनता है, इसके A मोल और B के B मोल आपस में कोलाइड करते हैं, साइमल्टेनियस कोलिजन चलता है। साइमल्टेनियस कोलिजन चलता है किसके बीच में, A मोल ऑफ A एंड B मोल ऑफ B के बीच में चलता है। और कोलिजन के रिजल्ट होता है प्रोडक्ट, कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है। मैंने प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशंस वगैरह अप्लाई कर दिया, कोलिजन हो गया, कोलिजन से मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। कोलाइड सारे करेंगे, बट उस कोलिजन में से सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है या प्रॉपर नहीं होता है। सारे कोलिजन, कितने कोलिजन करेंगे, ये ए मोल है, ये बी मोल है, टोटल मेरा मोल कितना हो गया जो कोलाइड करेंगे, ए प्लस बी टोटल मोल हो गया जो कोलाइड करेंगे। बट ये सारे के सारे कोलिजन क्या है, दैट आर नॉट प्रॉपर कोलिजन, सारे के सारे प्रॉपर कोलिजन नहीं होते हैं। कुछ एक आध कोलिजन ऐसे होते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जो प्रॉपर कोलिजन है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब है ए का जो ए मोल है उसमें से खाली एक्स मोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, और बी के बी मोल में से खाली वाई मोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का कोलिजन जो है वो प्रॉपर बन रहा है, इफेक्टिव कोलिजन है, वहां से प्रोडक्ट में, दैट्स व्हाई आई रोट हियर एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे हम के को क्या कहते हैं, हियर this is the rate, you know, this is the concentration, this is the concentration of another species, and K is the rate constant. K is the rate constant, और इसे हम specific reaction rate भी कहते हैं। अच्छा ये जो rate constant है, this is directly proportional to temperature। आप ये पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, जब आपको मैं collision theory पढ़ाऊंगी, वहां पे पढ़ाऊंगी, this rate is directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये जो K है वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे आगे। अब हम चलते हैं यूनिट ऑफ के, मैंने आपको कल बताया था यूनिट ऑफ के, हमने क्या पढ़ा था यूनिट ऑफ के के लिए, एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था यूनिट ऑफ के के लिए, क्या था, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये जनरल इक्वेशन है यूनिट निकालने के लिए के का यूनिट किसी भी ऑर्डर, यहाँ पे जो n है वो क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n is the order of reaction, क्लियर ना। अच्छा अब आप उसके बाद खुद डिसाइड करो जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट बनेगा। ये डिराइव करके बताया था कि जो यूनिट का एक्सप्रेशन है आया कैसे ये, ठीक है। ये हो गया कोई भी रिएक्शन के लिए जहां पे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में एक्सप्रेस्ड हो। बट अगर मेरा कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है तो मैं किस तरीके से के लिखूंगी, उसके लिए आपको मैंने बताया था
गैसियस रिएक्शन के लिए हम पार्शियल प्रेशर के थ्रू से एक्सप्रेस करते हैं, तो K का जो यूनिट है वो हो जाएगा ATM n माइनस 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। और अगर आपका प्रेशर बार में है तो यहाँ पे बार ले लेना, ये भी दे सकते हैं। एंट्रेंस में भी कई बार क्या होता है ना, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देके यूनिट निकालो के ये बोला जाता है आपको, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हम इस तरीके से इसको लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको जीरो डालोगे तो K का जो यूनिट है वो हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए चाहिए, कल आपको मैंने बताया था K का यूनिट n को 1 ले लो, आई विल गेट सेकेंड इनवर्स ओनली। मुझे सेकेंड ऑर्डर के लिए चाहिए, आई विल गेट K का यूनिट यहाँ पे 2 ले लो, आई विल गेट मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। खुद भी आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक मैंने कल आपको पूरा करा दिया था। आज हम चलेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक जो है। वैसे मुझे आप और एक बात बताओ, आज किस किस का जेईई मेंस था बेटा? आज 17 है। हाउ मेनी ऑफ यू अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस टुडे? कल तो मुझे पता है, कल अनुराग का था, यस्टरडे कल 16 था ना, हाँ कल 16 है ना, तो स्नेहा भी आ चुकी है। आज किस किस का पेपर था, या दिया नहीं है क्या आप में से? हाँ अंकित, तुम्हारा कब? अंकित का कब था? एक जस्ट मिनट, अभी आ रही हूँ। हाँ बेटे बोलो, मैं क्या पूछ रही थी आपको, जेईई मेंस आज किस किस का था? मैम मेरा कल था सेकंड शिफ्ट। हाँ कौन? अंकित बोलो, अंकित कब है? हाँ अंकित, क्या हुआ, सुना नहीं दे रही क्या? हाँ अंकित बोलो कब? अंकित एब्सेंट है। अंकित एब्सेंट है, किसका था? अभी कौन बोल रहा था अभी कि कल है या कुछ ऐसे बोल रहा था? मैम मेरा कल था सेकंड शिफ्ट में। कौन प्रथम है? कौन है प्रथम? मैम प्रथम। प्रथम तुम्हारा कल था और सेकंड शिफ्ट था। अच्छा तुम्हारा खत्म हो गया, 16 को था। अच्छा ठीक है, कैसा गया प्रथम? मैम जैसे रिव्यूज हैं, वो एनटीए ने सबसे डिफिकल्ट पेपर बनाया था जेईई का आज तक का, और मैम वो डिफिकल्ट था भी। मैथ्स तो लेंथी भी था और डिफिकल्ट भी बहुत था। इंटीजर अच्छा, टाइप और 30 क्वेश्चन में से, हाँ मैम फिजिक्स तो सही था, इंटीजर टाइप्स ऐसे थे कि 30 में से आपसे अगर 4 क्वेश्चन हो गए तो बहुत अच्छा है। 4 से 5 हुए सबसे, जिससे भी पूछो भाई 5 हुए, केमिस्ट्री, भाई 4। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में इजी भी था बट उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन भी थे। ओहो, और फिजिक्स में मैम हाफ लाइफ में से दे रखे थे 2 क्वेश्चन फिजिक्स में, बहुत गंदे गंदे। और बाकी मेन चैप्टर्स तो इन्होंने लिए ही नहीं, ना मैग्नेटिक्स में से कुछ दिया, इलेक्ट्रिसिटी और करंट में से दिया, ऐसे केमिस्ट्री में मैं ना आपको एटॉमिक क्या बोल स्ट्रक्चर। रही हूँ, नहीं मुझे सुनो, मैं एक्चुअली क्या, देखो मैं जब जेईई मेंस दिया था ना, हमारे टाइम का पेपर ना बड़े टफ तो आते थे, बट ना एक बैलेंस्ड पेपर था। हमारे टाइम में टफ आते थे, आजकल के पेपर तो इजी आ रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ आजकल के पेपर, सीबीएसई बच्चा अच्छे से तैयारी कर लेता है तो वो जाके अटेम्प्ट करके आ जाएगा, बट हमारे टाइम में काफी टफ आते थे। बट हमारे टाइम में होता क्या था ना, मतलब क्या होता था ना, जब जिस तरीके का पेपर आना चाहिए उस तरीके का आता था पेपर, मतलब अच्छा खासा जेईई मेंस का पेपर तेरे, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन होना चाहिए, थोड़ा बच्चा मैम कल यूज वही करके था अपने सेकंड बेटा शिफ्ट में मैम, कैलकुलेशन बहुत। मैम सेकंड शिफ्ट का पेपर कैलकुलेशन कल वाला था, था, मतलब अच्छा पेपर आया, कैलकुलेशन अच्छा बहुत ही पेपर आया। लेंथी था और बहुत क्वेश्चन हार्ड थे। अच्छा पेपर आया, क्योंकि बाकी पेपर में देख रही हूँ ना, थ्योरेटिकल दे देते हैं, कलर पूछ लेते हैं, कोई कहीं एनसीईआरटी से निकाल के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो पैटर्न पहले मैम जैसा अब थ्योरी रहा से नहीं। 2 क्वेश्चन है बस, थ्योरी से 2 क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक से एक डायरेक्ट, ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन अच्छा की डायरेक्ट, और एक क्वेश्चन और बस था बस। बाकी मैम पूरा मतलब कंसेप्चुअल बहुत हाई लेवल का। ओह गुड गुड। ये किसमें था? ये केमिस्ट्री में था बोल रहे हो तुम? मैम सब में मतलब ही, हाँ मैम होता है फिजिक्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक था बस, वो ट्रांसफार्मर दे रखा था। बाकी फिजिक्स में भी कैलकुलेशन वाला समझ पार्ट, गई, इंटीजर टाइप में मतलब वो ही। तुम्हारा, ओहो, मतलब ये शिफ्ट, तुम्हारा मैम शिफ्ट का पर्टिकुलर पेपर थोड़ा टफ गया है ना?
टफ गया है थोड़ा मैम सा। हार्ड था, हाँ बहुत हार्ड हार्ड था अभी था। तक का तो। मैम देखते हैं। सबके अच्छा मैम बाकी परसेंटाइल अनुराग का कल कौन सा शिफ्ट था? अनुराग फर्स्ट, तुम्हारा भी सेकंड था। अनुराग कैसा था पेपर, तुमने कैसे करा? मैम पेपर थोड़ा हार्ड था। पेपर थोड़ा हार्ड था, पेपर थोड़ा हार्ड था, फिर भी तुमने 56 क्वेश्चंस कर लिए बोल रहे थे तुम, कर लिया? मैम थोड़ा तुक्के मार है ना। हाँ मतलब उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं होना, किसी में नेगेटिव भी जा सकता है ना, हो सकता मैम है। मैंने भी Yes, 62 मैम। कर दी, चलो कोई 12 बात क्वेश्चन नहीं, छोड़े ये मैंने। मिला जुला के दे रहे हैं, किसी पेपर में इजी आ जाता है, कौन से एक शिफ्ट में डिफिकल्ट आ गया, इस तरीके से कर रहे हैं। तो कल इनका था, और आज दीक्षांत का भी पेपर था। आज दीक्षांत का पेपर था, पता नहीं कैसा गया, आज तो आया नहीं है वो, उससे बात हुई नहीं अभी तक मेरी, कैसा पेपर है क्या है, तो देखते हैं बात करते। कोई बात नहीं, मजे लो इसका आप तो। हाँ, आप लोग अभी इसके मजे लो, आपके पास 4 ऑप्शन पड़ा है, और इनका जो क्राइटेरिया चल, मैं देख रही हूँ, कभी डिफिकल्ट बना देते हैं, कभी थोड़ा सा हल्के से इजी बना देते हैं, कभी एक को डिफिकल्ट तो दूसरे को इजी बना देते हैं। देखते हैं इनका परसेंटाइल का क्या गेम चलेगा, क्या आगे बनने वाला है, वो देख लेते हैं। एंड आगे की तैयारी के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि पेपर जो है थोड़ा सा मतलब आ भी रहा है अच्छा खासा, और कई बार एनसीईआरटी छोटे मोटे क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, तो हमें थियोरिटिकल भी थोड़ा सा, जैसे हमने पूरा कंसेप्चुअल कर लिया था यहाँ पे एंट्रेंस के जो मैंने क्लास दिया था, तो पूरा 100% कंसेप्चुअल है, हाई लेवल एडवांस तक भी उनका हो गया था। बट दिक्कत ये है ना कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिंपल सीबीएसई लेवल से भी कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे डी और ए ब्लॉक से दे दिया, कभी पी ब्लॉक से दे दिया, कभी सॉलिड से आ गया, तो ये छोटे मोटे एनसीईआरटी भी आपको क्लियर करके जाना है। और जो बच्चा एनसीईआरटी में परफेक्शन लेके जा रहा है उसका थोड़ा सा स्कोर बन ही रहा है, मैं देख रही हूँ इस बार का पैटर्न। ठीक है, तो आप इसके बाद, ये तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल में है, मई में है, थोड़ा सा एनसीईआरटी को बड़े अच्छे से पढ़ लेना। वैसे आपको एनसीईआरटी हमको प्रॉपर करवाया गया है, बट स्टिल एक बार पूरा बुक रिवाइज कर लेना, फायदा हो सकता है आपको। अब आईआईटी एडवांस जो है मेरे ख्याल से काफी टफ, वो तो पहले से ही टफ होता है, और उसका पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वो सीबीएसई के अंडर है ही नहीं। आईआईटी वाला जो एडवांस का जो पेपर आता है वो डिफरेंट है पूरा, वो अपने तरीके से बनाते हैं, वो किसी की बात भी नहीं सुनेंगे, अपना पैटर्न को पूरा मतलब कंटिन्यू रखेंगे पूरा। ठीक है, तो उसमें फिर अच्छा खासा क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको रख करके अब हम सीधे चलते हैं मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर पे चलते हैं। नहीं, हार्ड पेपर स्कोरिंग होता है, थोड़ा सा जो इंटेलिजेंट बच्चे जो कर लेते हैं ना हार्ड पेपर, कई बार स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि इजी पेपर में सब अच्छे कर लेते हैं ना, डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है हार्ड पेपर पे वो ना, थोड़ा सा उसमें। अच्छा अब हम सीधे चलते हैं मोलिकुलर। अच्छा, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी का मतलब होता है अगर एक रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है तो उसके टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज टोटल नंबर वो कॉलिजन पे जा रहे हैं, कितने कॉलिजन टोटल स्पीसीज का चलेगा, उसको हम मोलिकुलरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा एक ले लेते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन डालूंगी, हाँ आज मैं अपलोड करूंगी क्वेश्चन इसी के ऊपर, जो भी है रिएक्शन रेट के ऊपर, अपने तरीके से आप करते रहो। मोलिकुलरिटी को का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the total number of reacting species that collide simultaneously to bring out desired product. Clear है? So what is molecularity? It is defined as the total number of reacting species that collide simultaneously to bring out the desired product. This is my molecularity.
तो अच्छा, इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट बनता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलरिटी हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि एक रिएक्शन चल रहा है, आप चाहे तो हम पी भी ले सकते हो, क्योंकि मोलिकुलरिटी एक्चुअली रिएक्टेंट का देखा जाता है। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी बनेगी मेरी, दो, इसके इस रिएक्टिंग स्पीसीज के 2 मोल और इस रिएक्टिंग स्पीसीज के सॉरी इसकी इस रिएक्टिंग स्पीसीज के ए मोल और इसके बी मोल साइमल्टेनियस कोलिजन में जा रहे हैं और इफेक्टिव कोलिजन के साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, अभी भी आपको मैंने कहा था कि सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बट सारे कोलाइड तो करते हैं ना। तो जितने कोलिजन जिस तरीके की कोलिजन चलती है उससे ही मोलिकुलरिटी होगी। मोलिकुलरिटी टोटल कितने नंबर कोलाइड कर रहे हैं, इसके ए मोल इसके बी मोल, ए प्लस बी मोल टोटल, ठीक है। सो दिस इज व्हाई मोलिकुलरिटी। इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, कि अगर मैं लेती हूँ कि आपको कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हो। 2NH3 विल गिव मी, अगर मैं चलूं आपको यहाँ पे बताऊं, N2 plus 3H2 अगर मैं चलूं, तो व्हाट इज द मोलिकुलरिटी हियर, मोलिकुलरिटी हियर इज 2, तो 2 मोल कोलाइड करेंगे। अब दूसरा ले लेते हैं H2 गैस, ये सारे गैसेस में है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना ये गैस का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। H2 गैस प्लस Cl2 गैस विल गिव मी 2HCl गैस। यहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या है, 1 + 1 2 आ जाएगा। और आप ले लो N2O5 will give me 2NO2 plus half O2। चेक कर लो आप, N2O5 will give me 2NO2 plus half O2। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी बनेगी, इसकी मोलिकुलरिटी बन जाएगी 1। कुछ नहीं करना, मोलिकुलरिटी के लिए आपको सिंपली इसके नंबर ऑफ मोल्स देख लेना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 + 1 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हम इसको मोलिकुलरिटी को हम डिफाइन करते हैं। अब इस मोलिकुलरिटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, कैसे कैसे वैल्यूज लेते हैं उसको लेके एक डाटा उसके लिए बनाई गई है। क्या बताया गया है कि मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर होता है। तो थोड़ा सा ये अगर आपने एग्जांपल लिख दिया है मोलिकुलरिटी के लिए, तो मैं इस चीज को रफ कर देती हूँ, नीचे वाला जो पोर्शन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर मोलिकुलरिटी इसकी 2 है तो 2 मोल कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि के दोनों मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें से जो इफेक्टिव होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी सारे वेस्टेज कोलिजन हो जाएंगे। आपको बताया था मैंने, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं, ये अगर आपने लिख दिया है, ये एग्जांपल आपने अगर लिख दिया है, अब हम चलते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या उसके होते हैं कि मोलिकुलरिटी जो है always a whole number, cannot be zero, cannot be fraction, और फ्रैक्शन। ये जीरो नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3। इसका जो वैल्यू होता है ये हमेशा 3 के इक्वल होता है या फिर 3 से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइड करेंगे तो वो इफेक्टिव कोलिजन, प्रॉपर साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं दिखा पाता है। आपको ये रीजन दे सकते हैं व्हाई द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3 व्हाई, क्यों है? Because the reactions involving more than 3 species, it doesn't bring effective collision. Like simultaneous collision जो होता है वो उतना perfect collision नहीं हो पाता है, effective collision नहीं बनता है। Whenever more than 3 species they collide simultaneously, the effectiveness of the collision decreases, उतना effective collision नहीं बन पाता है। That's why हम हमेशा मोलिकुलरिटी 3 से कम होता है, मतलब मोलिकुलरिटी जो है 3 से कम, 1 या 2 या इस तरीके से अगर वो कोलाइड करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन हो पाता है। 3 से ज्यादा अगर होते हैं तो साइमल्टेनियस कोलिजन उतना इफेक्टिव नहीं होता है।
क्लियर है? तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। जस्ट मैडम 2 मिनट वेट करते हैं। हो गया। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? मोलिकुलरिटी पे थे। ऑलवेज अ होल नंबर, आपको बताया कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 3 होता है। अच्छा, अब इसमें और एक ये आपको पूछ सकते हैं, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया, ये रीजनिंग क्वेश्चन में माना जाता है कि अब पूछा जाएगा कि व्हाई मोलिकुलरिटी इज लेस देन 3, तो आप क्या लिखोगे? हाँ, मैं वही इफेक्टिवनेस बता रही हूँ आपको अभी, प्रणव वही बता रही हूँ आपको। जैसे दो दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, दो पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं, तो आपके बीच बेहतरीन तरीके से वो कोलाइड करते हैं, ये इसमें कोलाइड करेगा, फिर वो दूसरे में कोलाइड करेगा। एवरी टाइम 2 पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, एवरी टाइम 2 मोल है, मान लो कहीं पे 2 मोल, 2 रिएक्टिव स्पीसीज का गेम चल रहा है, 2 मोल है, तो हर एक बार क्या हो जाएगा, 2 मोल कोलाइड करेंगे, ये कोलाइड करेगा, ये फिर कोलाइड करेगा, ये फिर कोलाइड करेगा, काफी सारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो एट ए टाइम 2 का कोलिजन चलता है, एट ए टाइम 2 का कोलिजन चलता है, तो काफी बढ़िया इफेक्टिव होके वो निकलता है। अच्छा, अगर मेरे पास 3 पार्टिकल है या उससे ज्यादा पार्टिकल हो जाते हैं, कोलिजन का प्रोबेबिलिटी सबके साथ एक साथ सारे कोलाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा ना। हो सकता है ये दोनों कोलाइड करेंगे, ये कोलाइड नहीं करेगा, हो सकता है ये तीनों कोलाइड अगर बात कर रहे हैं तो ये फिर मिस कर जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन मोर देन 3 स्पीसीज इज रेयर और वेरी लेस। दैट्स व्हाई हमेशा अगर 2 या 3 है, 3 भी चलेगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि तीनों जो है वो साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बन सकता है, ठीक है, बट 4 का तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, इतना कोइंसिडेंस कि चारों एक साथ एक ही तरह जा रहे हैं और एक बार कोलाइड कर रहे हैं चारों के चारों। तो जितना ज्यादा नंबर का स्पीसीज बढ़ जाता है, उतना इफेक्टिवनेस और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर कोलिजन जो है वो घट जाता है। तो इसीलिए क्या माना जाता है, आप अपने तरीके से भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसीलिए हमेशा मोलेकुलरिटी 3 होता है या फिर उससे कम होता है, तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा कोलिजन इफेक्टिव मुझे दिखेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया प्रणव? आप कुछ सोचो ना, 4 पार्टिकल है, कितना ऑप्शन है कि चारों एक साथ कोलाइड करेंगे, 2 कोलाइड करेंगे, दोनों मिस कर देंगे, ये 3 कोलाइड करेंगे तो हो सकता है ये मिस कर जाएगा, ठीक है। बट अगर 2 पार्टिकल है, बस बेहतरीन तरीके से कोलाइड करेंगे, ये उनके बीच जो चांसेस ऑफ कोलिजन बहुत बेस्ट हो जाता है, एक ही साथ ये दोनों कोलाइड भी करेंगे। पर 4 पार्टिकल 5 पार्टिकल हो जाएगा तो उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन जो है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब क्या है, सब आके एक साथ धक्का में आ जाएंगे, सब एक साथ आके कोलाइड करेंगे, उसका चांसेस घट जाता है। 3 करेंगे तो एक छूट जाएगा, 2 कोलाइड करेंगे तो तीसरा वाला छूट जाएगा, इस तरीके से चलता है। तो इसीलिए जब नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते जाते हैं ना, तो साइमल्टेनियस कोलिजन जो होता है वो घट जाता है। दैट्स व्हाई मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3। ऑल क्लियर? दे सकते हैं। एंट्रेंस में आप देख रहे हो, अभी आपको पूरा कंसेप्चुअली बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो जेईई मेंस के पैटर्न कैसे आ रहे हैं, ठीक है। मैं सीबीएसई बच्चों को भी बात कर रही हूँ अभी। आपको पहले तो 10 क्वेश्चन दिया जाएगा एमसीक्यूज वाला या रीजनिंग टाइप का दिया जाएगा, तो उसके अंदर कंसेप्चुअल डाला जाता है। ये सारे क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, पूरा आया हुआ है क्वेश्चन कि क्यों मोलिकुलरिटी छोटा 3 से कम नहीं होता, 3 से कम होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी, आपको वहां पे प्रॉपर चेक करके बताना है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और अगर मैं कहूँ तो और क्या मोलिकुलरिटी के बारे में आप जानोगे कि मोलिकुलरिटी ओनली एग्जिस्ट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन।
एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी एग्जिस्ट करता है, बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज नो ओवरऑल मोलिकुलरिटी। राइट डाउन फॉर complex reaction there is no overall molecularity। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मोलिकुलरिटी चेक नहीं करा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, occurs in one step। एक ही स्टेप में अगर रिएक्शन बन रहा है हम उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और इसका मोलिकुलरिटी अच्छा खासा आप इस तरीके से निकाल सकते हो A+B करके। क्लियर है? अच्छा, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। जो रिएक्शन जो ऑकर करता है ऑकर्स इन सेवरल स्टेप्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? जस्ट राइट डाउन ऑकर्स इन, इसका मतलब है मोर देन वन स्टेप। ऑकर्स इन मोर देन वन स्टेप में जो होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन यहाँ पे दे रही हूँ मैं, A gives me B, this is elementary reaction, this is elementary reaction। एक स्टेप में A से B बन गया है। और एक रिएक्शन मैं आपको दे रही हूँ, A से B बना, B से C बना, C से D बन गया। This is a complex reaction. It occurs in 3 steps. Step 1, step 2 and step 3. So elementary का मतलब होता है single step reaction। इसके लिए molecularity क्या करेंगे हम? मैंने आपको बताया ऐसे ही प्लस कर दो निकल जाएगा सीधा। बट कॉम्प्लेक्स नीचे जो है वो complex reaction है। ठीक है, जहां पे रिएक्टिंग टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज अगर 3 से ज्यादा हो जाते हैं या 3 से ज्यादा होते हैं, तब वो रिएक्शन फिर सिंगल स्टेप में नहीं होता है। उस स्टेप रिएक्शन को फिर मुझे मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं। काफी सारे स्टेप से वो रिएक्शन को जाना पड़ता है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देयर इज नो ओवरऑल मोलिकुलरिटी। इसके लिए कोई ओवरऑल मोलिकुलरिटी नहीं रहता है, क्योंकि सबकी मोलिकुलरिटी अलग अलग हो जाएगी। इसकी मोलिकुलरिटी अलग होगा, इसकी मोलिकुलरिटी अलग हो जाएगा, इसकी मोलिकुलरिटी अलग हो जाएगा। क्लियर है? अब हम सीधे चलते हैं, ये मोलिकुलरिटी वाला जो कंसेप्ट है आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? और उसके बाद हम सीधे चलेंगे, आपको मैं लेके चलती हूँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में चलते हैं। हो गया है, मैं इसे रब करने आ रही हूँ, रब कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तो भूल ही रही थी आपको बताना, मोलिकुलरिटी। और एक पॉइंट मैं भूल रही हूँ, आप बताओ मुझे, आपको करवाया गया है या सारा करवाया? तो रिवीजन चल रहा है, आपको मैंने करवाया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मोलिकुलरिटी को लेके है, कौन बताएगा? प्लीज प्लीज जल्दी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल रही हूँ, मोलिकुलरिटी सब कुछ आपको बता दिया। ये होल नंबर होता है, ये जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 होता है ये। और ये क्यों, ये आपको रीजनिंग में बता दिया कि क्यों होता है। और फिर आपने क्या पढ़ा कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी होती है बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोलिकुलरिटी इज अ थियोरेटिकल। बहुत अच्छा, वेरी गुड, इट इज अ थियोरेटिकल वैल्यू। अमन बहुत अच्छा, वेरी गुड अमन। मोलिकुलरिटी इज अ थियोरेटिकल वैल्यू। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, थियोरेटिकल। ठीक है, थियोरेटिकल वैल्यू का मतलब है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। थियोरेटिकल का मतलब क्या है? मैं भी देख के बता दूंगी मोलिकुलरिटी क्या है, सीधा ऐड कर दूंगी बता दूंगी। रिएक्शन देख के मैं उसका मोलिकुलरिटी बता सकती हूँ। मुझे कोई भी रिएक्शन दे दो, सीधा ऐड करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स को आ जाएगा मोलिकुलरिटी। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ थियोरेटिकल वैल्यू। कोई भी खुद मोलिकुलरिटी कैलकुलेशन कर सकता है जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन। दैट इज माय थियोरेटिकल वैल्यू। नेक्स्ट गो टू द कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में चलते हैं, देख लेते हैं दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हैं।
तो मैं इसे रब कर रही हूँ। कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। मैं क्लास, अगर मैं, हो सकता है मैं क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी अलग रखूं या आगे रख दूं, क्योंकि कल मेरे ख्याल से मैं आपकी रोज क्लास चलेगी, ऑनलाइन क्लास चलेगी, रोज क्लास चलेगी। वो अभी हमने 4 चैप्टर हमने करा है, एक तो सारे हमने कंप्लीट कर दिया सिलेबस, साथ में 4 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, तो सारा फटाफट से मैं क्लास लेके खत्म करने के बाद फिर आपको फुल सिलेबस का भी डाउट क्लियरिंग देनी है मुझे। यहाँ पे फुल सिलेबस का मेरा प्लान है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था आपको पढ़ा दूं तो आप अपेयर कर पाओगे फुल सिलेबस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट गो टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज दैट ऑर्डर? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है कि ठीक है, रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट के स्पीसीज जो होते हैं, वो अपने अपने बीच कोलिजन में जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। बट मैंने आपको जैसे कहा कि सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, उसमें से कुछ वेस्ट हो जाते हैं, क्लियर है। तो जो इफेक्टिव कोलिजन या प्रॉपर कोलिजन होता है वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव कोलिजन, कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स बन रहा है मॉलिक्यूलर स्पीसीज के